जय हिंद। मैं संजीव मंगोत्रा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, जिसमें हम बात करते हैं बेहतर राजनीति की, प्रगतिशील राजनीति की, इस तरह की राजनीति की जो आज का युवा, आज का नौजवान, आज का समाज चाहता है। इस सिलसिले में हम तमाम देश भर से इंटरव्यूज कर रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं। अगर बात करें पंजाब पठानकोट की, तो यहाँ से भी हम काफी नुमाइंदों से बात कर चुके हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनका सबका, जैसे हम सबका होता है राजनीति में, किसी ना किसी तरह से हम सब अटैच रहते हैं। तो तमाम नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो अपनी सेवा दे रहे हैं। उसी सिलसिले में आज आईपा से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेयरमैन व्यापार मंडल पठानकोट से नरेश अरोड़ा जी। इनसे बात करेंगे। अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए मनीष जी और संजीव जी मेरे पास हैं। ये आईपा का प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि एक सर्वे कर रहे हैं। पूरे जो मेरे को बताया गया ऑल ओवर इंडिया का सर्वे कर रहे हैं। जगह जगह हर शहर से मतलब लोगों के विचार आईपा के ले रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, हमारे नेता कैसे होने चाहिए और किस तरीके से देश को चलना चाहिए। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। बहुत अच्छा सर्वे के लिए आईपा ने प्रयास किया है, इसके लिए आईपा को भी धन्यवाद। जी नरेश जी, सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आप अब की जो राजनीति है, चाहे वो पंजाब की है, किसी भी स्टेट की है या भारत की है, क्या आप इंडिविजुअली उससे संतुष्ट हैं कि वो राजनीति ठीक हो रही है या इससे बेहतर हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लीडर बने। जी। लीडर बेसिकली जो देखा गया है कि जो लीडर बनता था पहले टाइम में, वो देश की सेवा के लिए बनता था। वो इस पर्पज के लिए बनता था कि मैंने देश के काम आना है, देश की सेवा करनी है। राजनीति में वही लोग आते थे, पिछले टाइम में देखा होगा कि जो देश की सेवा करते थे, एमएलए एमपी वही बनते थे जो वाकई अग्रेसिव होते थे और समाज के साथ जुड़े होते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी राजनीति चेंज होती गई और उसमें बहुत सारा पार्ट करप्शन का हो गया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अशोभनीय है। और मैं ये चाहूँगा कि एक बार जो आईपा ने अपना टास्क लिया है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आगे लेके चलें और जो जो विचार सबके आते हैं पूरे देश से, उन विचारों के साथ कैसे, अब ये तो आईपा ही देखेगी कि इसको कैसे लागू करवाया जा सकता है, संसद में कैसे लागू करवाया जा सकता है, पर अपना कैसे इसको यूज में लाया जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कैसे लेके आया जा सकता है। जी, जी। ताकि इसकी एक ऐसी रूपरेखा बने कि देश में जो नेता हो वो वाकई एक स्वच्छ राजनीति करने वाला हो। जी, आप व्यापार से जुड़े हैं, बड़े लंबे समय से जुड़े हैं। आपने कोविड भी देखा, आपने उससे पहले भी देखा, जब स्लम्प होता था तब भी आपने देखा। हर तरह से आपने व्यापार को झेला है, आप कर रहे हैं व्यापार। क्या लगता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से राजनीति अभी तक कितने फायदे में आई है व्यापारियों के या व्यापार के, या फिर इससे ज़्यादा बेहतर फायदे में आ सकती है? व्यापारी तो हमेशा ही पिसता आया है हुँ, और व्यापारी वर्ग एक ऐसा है जिससे पूरे देश की राजनीति चलती है। हुँ, और मेरे को यहाँ कहने में कोई औपचारिकता नहीं है हुँ, कि अगर व्यापारियों के हित के लिए बात की जाए हुँ, तो व्यापारियों का हित पूरे देश में ही आज की डेट में भी इग्नोर हो रहा है। हुँ। कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज के लिए कि व्यापारी कितना टैक्स पे कर रहा है। हुँ, बहुत कुछ जो कुछ है, पूरा व्यापार के साथ ही पूरी देश की राजनीति चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है। हुँ, अगर हम देखें मेडिकल को लेके, हुँ, मेडिकल में कोई सुविधा नहीं है व्यापारियों के लिए। बिल्कुल। व्यापारी इतना पैसा देता है, इतना इनकम टैक्स देता है, अगर किसी टाइम व्यापारी का लॉस हो जाता है तो उसको संभालने वाला कौन है? दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कोई सरकारी एड उसको खुद किसी ही भी अपनी तरीके तरफ से से उनको करना वो होता है। अपनी तरफ से करना पड़ता है, या वो सुसाइड कर जाते हैं लोग, हुँ, व्यापारी अगर लॉस में चले जाते हैं।
तो ये भी एक बड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि किस लेवल के इनकम टैक्स जो लोग पे कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में, एक प्रगतिशील पॉलिटिक्स में, राजनीति में व्यापारियों के लिए क्या जगह होनी चाहिए, किस तरह की उनकी सहायता होनी चाहिए? देखो, व्यापारियों के लिए सबसे पहले तो एक तो मेडिकल एड और बच्चों की एजुकेशन। नो डाउट हम लोग कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, खर्चे भी करते हैं, बच्चों का भी अच्छा पालन पोषण होता है, लेकिन बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जिसके पास पूरे अपनी आमदन के साधन नहीं होते, नहीं है। वो भी हैंड टू माउथ है। इवन कि वो सर्विस पेशा से भी कम पैसे कमाते कमा हैं, पा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी भी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज सरकार को ही देखनी है। तो मैं आईपा से ये भी कहूंगा कि आने वाले समय में इस विषय को भी आगे बढ़ा के चलें, गंभीरता से सोचा जाए इसके जी। ऊपर। अक्सर जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसी तरह की भी संस्था हो, उनसे जब जुड़ते हैं चुनावों से पहले, तो बहुत सारे वादे होते हैं, दावे होते हैं और मैनिफेस्टो में भी बताया जाता है इनके लिए ये करेंगे, उनके लिए वो करेंगे। लेकिन यदि जब वो जीत जाते हैं, उसके बाद आमतौर पर देखा जाता है कि सारे वादे पूरे नहीं होते हैं। सारे पूरे हो भी नहीं सकते, लेकिन कई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रावधान होना चाहिए? देखो जी, जहां तक तो छोटे वर्ग की बात है, छोटा वर्ग देखो, समाज है, अमीरी गरीबी हर तरह के ये लोग हैं। चलता ही है, बिल्कुल। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जिंदगी का फिनोमेना है, जी। उसको हम रोक नहीं सकते। तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन हमें ये नहीं है कि जो कमजोर पर्सन है, आई से कमजोर पर्सन, मैं गरीब पर्सन नहीं कहूंगा किसी को, सारे ही अपने दिल से अमीर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि जो कमजोर पर्सन है, फाइनेंशियली जिनको जरूरत है, उनके लिए सरकार के प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए कि आने वाले टाइम को उनका भी लेवल ऊंचा हो सके, उनको एक मौका मिल सके, उनको भी मौका मिल सके। लेकिन क्योंकि हमारा समाज जो स्कीमें ये पॉलिटिशियंस जो स्कीम्स देते हैं या वादे करते हैं, ये वादे भी गलत है, क्योंकि ना तो प्रॉपर सर्वे होता है। अगर इन्होंने स्कीम निकाली हुई है अपना हेल्थ के ऊपर, जो कि अपना 5 लाख रुपए इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लेकिन वो भी प्रॉपर लोगों को पता ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है उनके पास कि वो कौन से लोग हैं कि जिनको मिल सकती है, और उनकी एड के लिए जो हॉस्पिटल्स का काम है वो भी प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता। हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि ये स्कीम तो हम पे ही नहीं करेंगे जी। बाकी ये बड़ी दुखदाई बात है कि ये चीजें जो गवर्नमेंट लागू करना चाहती है वो भी लागू नहीं हो पाती पूरे तरीके से। उसके लिए प्रॉपर शहर में मगर जिसकी भी ड्यूटी हो, चाहे डीसी ऑफिस की हो या जो भी मेडिकल ऑफिसर हो या जिनकी भी ड्यूटी लगे, एक तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए शहर के अंदर। अपने जो समाज सेवा कर रहे हैं लोग, खास करके उनको एजुकेट करना चाहिए, तो ताकि वो जगह जगह एजुकेट कर सके। लेकिन ये काम ना बड़े नॉर्मल वे में होने चाहिए। सरकार बहुत सी स्कीमें देती है, पहुंचती नहीं है। मैं अभी बात करूंगा एक श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल अमृतसर की, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर है। वहां मेरे को बताया गया कि वहां 1.5 लाख रुपए की कोई भी कैंसर पेशेंट जाए तो उसको फैसिलिटी मिलती है। लेकिन मेरा खुद वहां पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बगी दावे तो बहुत हैं। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं वहां गया, वहां से पूछा कि ये 1.5 लाख रुपए का क्या है, कहते ये यहाँ से फार्म भरेगा, आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, डीसी ऑफिस से जाके अप्रूवल आएगी, तब इसको पाइपलाइन में लगेगा। अरे जो बंदा बीमार आ रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है, वो तो वन टाइम वहीं पे फॉर्म भर के वहीं होना चाहिए। यार अगर पेशेंट को आप घुमा घुमा के मार दोगे तो क्या फायदा ऐसी फैसिलिटी का। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी समाज का हमारा छोटा वर्ग है उसको भी ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन उसको प्रॉपर सर्वे के साथ कि वाकई कौन बंदे नीडी हैं, जिनको चाहिए। ये नहीं है मगर मेरे पास 2 मकान ऑलरेडी हैं और मैंने ट्रस्ट में अलॉटमेंट आ गई, मैंने ही अप्लाई कर दिया मकान और मेरे को ही वो पैसे देके मिल गया। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसी चीजें बैन होनी चाहिए। अगर मकान की जरूरत जिस इंसान को है उसी को मिले। युवाओं का रोल कितना है राजनीति में, कितना होना चाहिए? क्योंकि कुछ युवा ऐसे होते हैं जो कहते हैं राजनीति में नहीं जाना जी, क्या कौन जाए इसमें, है ना? तो आपके हिसाब से युवाओं का रोल कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि युवाओं का रोल कितना होना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूंगा
कि पॉलिटिक्स में भी एक एज लिमिट होनी चाहिए जी। क्योंकि अगर हम सरकारी कामों में, बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में एक एज लिमिट 58 साल या 60 साल करके रखते चले हैं। हुए हैं तो यार कम से कम पॉलिटिशियन की भी एज लिमिट होनी चाहिए हम्म, क्योंकि युवा वर्ग को मौका मिल सके आगे आगे काम करने का। जितनी सोच युवा वर्ग की होती है वो नो डाउट बड़े बड़े होते हैं, वो गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मगर जो बड़े लीडर रह गए हैं, चाहे हमारे एमपी रह गए हैं, एमएलए रह गए हैं, जो अपनी एज काफी पूरी कर चुके हैं, आफ्टर उनको भी मौका आगे युवाओं को देना युवाओं को चाहिए देना चाहिए, और मार्गदर्शक बनना चाहिए और युवा राजनीति जो आएगी आई थिंक कि बेहतर होगी। बेहतर होगी। और उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, जी। इसके लिए एजुकेशन भी कंपलसरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अनपढ़ नेता राज करे। अगर डॉक्टर इंजीनियर बन के वो डॉक्टर अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर सही इलाज करेगा, इंजीनियर है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देगा। लेकिन अगर राजनेता भी पढ़ा लिखा होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, तो वो नेचुरली देश की राजनीति के बारे और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में जरूर सोचेगा। जी। व्यापार में या आम चुनावों में कह लीजिए व्यापार का जो रोल रहता है, क्योंकि आप जुड़े हो उससे, ये जो भी इस प्रकार से व्यापार में कोई लीडर अगर कह देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम नहीं जाएँ क्योंकि आप बता चुके हो उसके बारे में। लेकिन अब जो स्थिति है, व्यापार कैसे होना चाहिए आगे की राजनीति में? किस तरह का व्यापार किस तरह से सपोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए ताकि जो युवा लोग हैं, वो इसको आगे कैरी कर सकें? देखो आजकल बहुत अच्छा सिब्बल का ज़माना है। जी। जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती हैं, वो पूरे देश में सिब्बल के ऊपर आधारित है। हर बंदे का पैन कार्ड है और उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। नेचुरली क्यों बैंक को सेफ्टी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सरकार को मतलब नौजवानों को बिजनेस ग्रांट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, नेचुरली कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना तो संभव नहीं है। तो उसके लिए और भी इजी वे होने चाहिए, जैसे बैंकों के माध्यम से मतलब पैसा कितना इजीली मिल सकता है, लोन कैसे मिल सकता है, ताकि वो युवाएं हमारे युवा चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ताकि वो आगे और बढ़ सके और बिजनेस कर सकें। जितना पैसा मिलेगा उसी ढंग से आगे वो बढ़ेंगे। उसके लिए भी बड़ा इजी मोड होना चाहिए कि बैंकों को भी लिबरल होना चाहिए और बैंक भी देखें कि वाकई यार ये बंदे कैसे हैं या मगर ये समाज में कैसे है, तो उस ढंग से उनके ऊपर लोन देने चाहिए। बड़ी स्कीमें सरकार ने दी हुई हैं। मेरे को याद है जब मैंने ग्रेजुएशन की अपनी, तो उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की योजना के मुताबिक एक 25,000 का लोन सैंक्शन हुए थे। तो मैंने भी वो लोन लिया था। क्या बात है। विदाउट गारंटी था वो लोन, लेकिन इजी था, बहुत इजी था। बैंक में गए, एक फॉर्म भरा तो 25,000 का लोन सैंक्शन हो गया था। तो मैं, मेरे को कहने में यहाँ कोई बुराई नहीं कि वो 25,000 लोन से मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया था कि वो आज तक भी मेरे को याद, मैं भूला नहीं। आज भी जो परमात्मा ने स्टेटस दिया मेरे को, शायद उसी की बदौलत में, और वो पैसा एक एक पैसा मैंने वापस किया था बैंक का। दोनों तरफ से लायबिलिटी जरूरी है। तो जो मुद्दे रहते हैं, जो आमतौर से राजनीति में मुद्दे रहते हैं, क्या वही होने चाहिए जो आज तक हैं? गलियां नालियां, रंग भेद, जात पात का, धर्म का, या फिर कुछ जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसमें आने वाले मुद्दे कैसे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, किस पर राजनीति होनी चाहिए? देखो जहां तक तो जात पात की बात कही है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस चीज को लेकर पूरे संसार का भ्रमण किया था ताकि जात पात को खत्म किया जा सके। बाकी फिर भी हमारे लीडर या जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये समाज को बांटने की भी कोशिश करते हैं। कोई दलित वर्ग है, ये है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को इंसानियत के ढंग से ही देखा जाना चाहिए। मुद्दे क्या होने चाहिए? और जहां तक मैं ये कहूँगा कि खास करके इलेक्शन प्रक्रिया के लिए पूरे देश में आज इतना टाइम की वेस्टेज है, खास करके इलेक्शनों के ऊपर, कि हर स्टेट के इलेक्शन अलग अलग होते हैं।
और मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहूँगा आईपा को खास करके कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पूरे देश का इलेक्शन, चाहे वो स्टेट्स के इलेक्शन है और सेंटर के इलेक्शन है, उसको कैसे बाई पार्ट करके हम 4-6 महीने का टाइम ले लें, लेकिन उस पीरियड में हमारा सारा पूरे देश का काम खत्म हो जाना चाहिए इलेक्शनों का, ताकि जो 5 साल मिले लीडर्स को, नेता को, वो सारे देश की सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, कि देश को कैसे बढ़ाना है, उसकी राजनीति, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उसी के ऊपर ध्यान दें। ये नहीं है कि आज बंगाल का इलेक्शन है तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी एमपी 200 एमपी वहां पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का इलेक्शन है तो 200 एमपी वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। 6 महीने बाद पंजाब का इलेक्शन है तो पंजाब में सारे आ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और मैं ये सुझाव मेरा आईपा को बड़ा क्लियरली है कि अगर हो सके तो वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा से जुड़ने के लिए, आपने कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, जय हिंद जय भारत जी। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन व्यापार मंडल पठानकोट के चेयरमैन नरेश अरोड़ा जी, जिनका कहना है कि एक तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी एजुकेशन और उनकी एज लिमिट जो है निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिससे बहुत सा कीमती समय और बहुत से पैसे जो सरकार के वो बचाए जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए आईपा से, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।